Today's conversation is not just with an author, but with a witness to history. Someone who has watched the world rearrange its power equations from the front row. From interviewing global leaders to reporting from the heart of conflict, and now distilling those decades into fiction, Joki Bhasin brings the needed clarity to the chaos of geopolitics. This podcast is an invitation into his mind, like how experience becomes narrative, how truth bends into fiction, and how time reshapes belief. Hello, everyone. Welcome to the Authorhood Podcast. Thank you very much, sir, for accepting our invite. Welcome. थैंक यू सो मच हर्षिता. इट्स कम्प्लीटली माय प्लेजर. बहुत ही खुशी हो रही है आपके पॉडकास्ट में आकर और आपके लिसनर्स, बिकॉज इट्स एन ऑडियो पॉडकास्ट, आपके जितने भी आपके श्रोता हैं उनसे डायरेक्ट एक तरह से बातचीत करके बहुत ही बढ़िया लग रहा है. Thank you very, very much, sir. This is actually a grace, a proper grace to the authorhood. Thank you very much. Okay. This was a little something from our end. How will you best introduce yourself to the listeners? Well, I think I'm a person of many parts. मेरे बहुत ही अलग अलग किरदार हैं. मैंने अपनी लाइफ की जर्नी जो है वो एक टेलीविजन जर्नलिस्ट से शुरू करी थी. बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिंदुस्तान में जो सबसे पहला टेलीविजन रिपोर्टर्स कॉरेस्पॉन्डेंट्स का जो बैच था, प्रोफेशनली ट्रेन्ड, वो हमारा बैच था. वी वर रिक्रूटेड बाय दूरदर्शन न्यूज लॉन्ग बैक, लेट 80s की मैं बात कर रहा हूँ. अच्छा. और so we were recruited into that. We were sent for training to FTII, which is Film and Television Institute of India. उसके बाद हमने ज्वाइन करा. तो मैंने कई साल दूरदर्शन न्यूज में बिताए. उसके बाद में मैंने दूरदर्शन छोड़ दिया था. आई बिकेम एन एंटरप्रेन्योर. देन कई साल बाद जो मेरे उस समय जो हमारे बॉस थे, गुरु थे, भास्कर घोष, he was the person who ushered in television revolution in India. So he was setting up a new channel called Lok Sabha Television, and he said, Jaggi, I want you back as the lead anchor. So I joined back for a bit of a time as the lead anchor of Lok Sabha Television. उस चैनल की शुरुआत मैंने करी थी. So that was my television journey. Okay. इसके अलावा आई एम अ राइटर. आई हैव रिटन 7 books. मेरी अभी नई किताब, 7वीं किताब रिलीज हुई है, लाइज, स्पाइस एंड न्यूक्लियर राइज. मैं थिएटर एक्टर भी हूँ. आई एक्ट ऑन स्टेज. दिल्ली में फैजल अलकाजी साहब हैं, उनके प्लेस में काफी मैंने रोल किरदार करे हैं. तो ये मेरे अलग अलग स्वरूप हैं. मेरा भी अपना एक पॉडकास्ट है, तो ये सब मैं करता हूँ. बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. या. Okay. So now, sir, when you have lived through 4 decades of geopolitical shifts, and not just as an observer but also as a participant, so now when you sit down to write, which version of you speaks louder? I mean, the journalist who documented truth, or the storyteller who now interrogates it? I think it's a wonderful question, Ashita. I must compliment you. आपके बहुत ही thoughtful questions हैं, बहुत विचारवत questions हैं जिनमें आपने सोच समझ के उनको क्राफ्ट करा है. But yeah, it's a good question. Thank you, sir. देखिए, होता क्या है, कोई भी इंसान, मैं अपनी बात भी नहीं कर रहा, कोई भी इंसान वो अपनी उसी हकीकत से कॉरेस्पॉन्ड करता है जो उसकी वर्तमान हकीकत है. माई रोल एज अ जर्नलिस्ट एंडेड मेनी ईयर्स बैक. मेरी रुचि है, मैं अभी भी टेलीविजन ब्रॉडकास्ट बड़े ध्यान से देखता हूँ. टू बी ऑनेस्ट, कभी कभी गलतियां निकालने के लिए कि ये लोग ऐसे कर सकते थे, वैसे कर सकते थे. मगर वो एक रुचि है, उसमें मेरा आइडेंटिफिकेशन कम हो गया है. पॉडकास्ट में करता हूँ विच आर बेस्ड ऑन जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट. मगर जो वर्तमान जो मेरी हकीकत है वो मेरी है विचार की हकीकत, काल्पनिक हकीकत, द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन. तो जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस, उसको मैं कंबाइन करता हूँ जो मेरी वर्तमान हकीकत है, जो मेरी इमेजिनेटिव है,
So this is much more closer to me. I feel more comfortable in my present space of imagination. Wow, wonderful. That's why the 7 books. That's why the 7 books. बिल्कुल. मतलब बहुत साल पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई थी. मैं आपके अगर लिसनर्स के साथ शेयर कर सकूं, तो मैं आई वाज इन अ जॉब इन अ प्रोफेशन. माय वाइफ इज अ वेरी सीनियर बैंकर, कॉर्पोरेट पर्सन. अच्छा. तो बातचीत हो रही थी किसी, तो शी टोल्ड मी, सोनू, शी सेड कि भाई आई नो यू ऑलवेज वांटेड टू राइट. मैं कई साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो तुम लिखते क्यों नहीं हो? मैंने कहा भाई लिखना जो है मेरे ख्याल से तो फुल टाइम ऑक्यूपेशन है. मैं नौकरी भी नहीं कर सकता, लिख भी नहीं सकता. ये लोग सब कहते रहते हैं पार्ट टाइम लिख लो, मेरे से नहीं होगा. शी सेड तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तुम अपनी नौकरी, तुमने टेलीविजन का कर लिया, तुमने इतने साल कर लिया, अब छोड़ दो. We are doing very well. So I have to give full credit to my wife. She said, I'll support you completely. Even if you're not doing a job, it doesn't matter. You please write because I know you really want to write. तो ये एक डिसीजन मैंने 2012 में मेरी पहली किताब आई थी, द टेररिस्ट. तो 2010 से, and she said, just leave your job and do writing full time, you know, or you want to act also, you can do that. आप करो. तो मेरी जर्नी was thanks to the encouragement of my wife actually. It's a very interesting story which I tell a lot of people. So that's how it all started for me. So ये सच है कि एक पुश, एक किक चाहिए होता है, और है ना, at times अंदर से आ जाता है, हम अपने आप को कर लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं, बट मोस्टली क्या, जब बाहर से मिलता है ना, जब अपनी वाइफ से, अपनी फैमिली से, कोई भी वो मेंबर हो, फैमिली मेंबर हो, उससे मिलता है तो निखर जाता है. या बिल्कुल आशिता. और लेट मी पुट इट दिस वे, लोग यू नो, कई लोग दे गिव लिप सर्विस टू थिंग्स लाइक फेमिनिज्म, विमेन एम्पावरमेंट. मैं, मेरी वाइफ, हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, बट आई अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, बिकॉज वो शक्ति जो है मैं अपनी वाइफ के अंदर देखता हूँ, मैं अपनी मदर के अंदर देखता था. जो दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन. माय मदर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन, माय वाइफ इज ऑफ कोर्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. और हम तो, मेरे घर में तो हम तो कहते हैं वी आर अ वुमन लेड हाउस होल्ड, जिसमें जो है महिला प्रधान घर है, कि औरतें डिसीजन लेती हैं. आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट. आई हैव टोल्ड माय सन आल्सो, ही इज नाउ इन द यूएस, माय डॉटर इन लॉ. मैंने कहा बेटे, और जिंदगी में कुछ करो या ना करो, मगर एक बात याद रखना कि अगर तुमने औरत की इज्जत नहीं करी, तो फिर एक समझ लो कि सब कुछ विफल है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, विदाउट मेकिंग अ सॉन्ग एंड डांस अबाउट इट. कई लोग जो होते हैं ना, बहुत लिप सर्विस इन चीजों की करते हैं, बट ये अंदर से एक कन्विक्शन होनी चाहिए. Beautiful. Now, when it comes to your profession, right, काफी बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, टॉक्ड अबाउट पॉलिटिकल लीडर्स को आपने इंटरव्यू किया है, and also you have reported from Kashmir during its most volatile years. Now, how has proximity to power and conflict altered your understanding of morality? Like, do you still believe in clear right and wrong, or only in consequences? Again, wonderful question, Ashita. देखिए, ऐसा होता है कि जब आप इंटरेक्शन करते हैं विद पीपल एट द वेरी टॉप, इट वुड बी वेरी प्रीमेच्योर टू से कि आपने एक आधे घंटे का इंटरव्यू करा. इट्स लाइक यू इंटरव्यूइंग मी, Ashita, and you say that I interviewed Jaggi Bhasin for, let's say, not that I am at that level or anything of that sort. I'm just giving you an example. And I understand what he's all about. आपको थोड़ा अनुमान हो सकता है, but it's very difficult to really know the person you have met for a short time. बिल्कुल. So one can only, एक आप गेस कर सकते हैं, एक आप अनुमान लगा सकते हैं, आपकी एक, क्योंकि बिहेवियर, हैबिट्स, इनसे कुछ आपको एक आइडिया होता है. मगर जो भी मेरी ऑब्जर्वेशन रही है कि जो द पीपल एट द टॉप, उनमें एक थोड़ी हटकर बात होती है. वो बात सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है. तभी लोग
आप इतनी ऊंचाई तक लोग ये लोग पहुंचते भी हैं. बिल्कुल. दे आर practically all of them, they're all driven people. मतलब उनके अंदर कोई एक ऐसी वो एक ड्राइव होती है जो शायद आप में और मेरे में इतनी ना हो शायद. तो ये बात तो बिल्कुल सही है. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मैंने नॉर्थ कोरिया के जो लीडर थे उस टाइम 1980s में, जो आज के ये जो लीडर हैं किम, उनके ग्रैंडफादर थे, उनका इंटरव्यू करा था जी. तो देखने में तो he was a very, nothing much to look at, kind of obese थे, थोड़े ये थे, but when that man started talking and all that, then you realize why he was the dictator of North Korea. क्या ऐसी कोई यूनिक बात थी, तो पता चल जाता है. तो what I'm trying to say is कि ये जो लोग आपके इस लेवल पे जब आपको मिलते हैं तो एक अनुमान आप लगा लेते हैं. I was also on what is called the Prime Minister's beat when I was in Doordarshan News. यानी कि इंटरनल ट्रिप्स और कभी कभार विदेशी दौरे भी जो प्रधानमंत्री के होते थे, तो उनके स्पेशल प्लेन होता है. उस समय में 2 प्लेन्स होते थे, उनको कहते थे राजदूत और राजहंस. तो उनके अंदर प्रेस जो एंटोराज होता था उनके साथ में जाता था. तो यू कुड ऑब्जर्व फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स व्हाट द प्राइम मिनिस्टर वाज ऑल अबाउट. मेरे समय में तो चंद्रशेखर थे, वीपी सिंह थे, ये सब लोग थे प्राइम मिनिस्टर. तो यू अंडरस्टैंड दीज पीपल लिटिल बेटर देन द कॉमन मैन. वो बात सही है, मगर ये मैं कहूं कि मुझे अंदर बाहर उनका सब कुछ पता है, होगा, दैट इज नॉट ट्रू. यस, वन वेरी फेयर रिस्पांस. एंड जैसा आपने कहा है कि डेफिनेटली कुछ अलग है, तभी वो वहां है जहां वो है. यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. गुड एंड बैड, लाइक दे आर बियॉन्ड दिस, दे आर बियॉन्ड द गुड एंड बैड. उनका सोचना समझना, उनका डिसीजन मेकिंग, उनका व्हाटएवर दे डू, इट शोज देयर स्ट्रेंथ, इट शोज देयर पावर, और उनको वो मेंटेन करना होता है. बिल्कुल अर्शिता, बिल्कुल सही बात कह रही हैं. देखिए एक चीज होती है, पावर इज एट द टॉप, इट इज वेरी अट्रैक्टिव. द पर्क्स ऑफ पावर जिसे कहते हैं, दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव. कोई भी मुझे ये कहे कि नहीं हम तो साधु संत हैं, ऊपर हम पावरफुल पोजीशन में हैं, तो ये बिल्कुल गलत है. द ट्रैपिंग्स ऑफ पावर एज इट इज कॉल्ड, ये बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं किसी के लिए भी, किसी भी पुरुष के लिए. इसका मतलब ये होता है कि जो आदमी ऊपर जब देखिए, चाहे वो सीईओ हो कंपनी का, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हो, उसको बरकरार रखने के लिए दे यूज देयर जो उनकी मेंटल और फिजिकल जो एबिलिटीज होती हैं. इसका मतलब ये भी होता है कि दे आर ऑल ग्रेट सर्वाइवर्स. ऑल द पीपल एट द टॉप आर ग्रेट सर्वाइवर्स. उनको सर्वाइव बहुत बढ़िया तरीके से करना आता है कि कम वक्त में मुझे अपनी पोजीशन बरकरार रखनी है. सो दैट इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड अबाउट ऑल दीस पीपल इन माय इंटरेक्शंस विद देम. Wonderful, sir. Journalism, it demands restraint, and fiction, it allows imagination. So, एक आपका प्रोफेशन डिमांडिंग था, एक आपका प्रोफेशन बहुत परमिसिव है. Where do you personally draw that ethical line when you transform lived political reality into narrative? Especially, now when the wounds of history, they are still open. Correct. नहीं बिल्कुल, बहुत again wonderful question. See, the point is, मुझे लगता है कि जर्नलिज्म रिस्ट्रेंट, आपने कहा बिल्कुल सही, रिस्ट्रेंट के साथ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी टुडे लिव इन अ वेरी वेरी पोलराइज्ड वर्ल्ड. मतलब हम सब बटे हुए हैं 2 खेमों में, either this side or that side. I'm not going to name political parties because this is not the purpose of this podcast. But हम सब जानते हैं we are all divided. किसी की ये कन्विक्शन है, किसी की वो कन्विक्शन है. It's not only in India but abroad also. मैं US जाता रहता हूँ क्योंकि मेरा बेटा वहां पर है. वहां पर भी मैं ये देखता हूँ between Republicans and Democrats पूरी तरह से सब बटे हुए हैं. तो जब ये पोलराइजेशन होती है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली नहीं है आजकल, क्योंकि आजकल वी आर ऑल वेरी क्विकली वी टेक साइड्स, चाहे वो जर्नलिज्म हो या पॉडकास्ट हो
या कमेंट्री हो या न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो, या जो भी हो. नाउ दैट इज द चैलेंज. तो जो हम कहते हैं ना कि एक राइटर की एक इमेजिनेशन होती है, वो तो अपनी इमेजिनेशन की छलांग कहीं तक लगा सकते हैं. तो अब तो आजकल की रियलिटी में तो आजकल जो इन एक्चुअल फैक्ट्स इन न्यूज एंड करंट इवेंट्स, वैसे ही लोग अपनी छलांग जिनकी लगाते रहते हैं एग्जैजरेटेड वर्जन्स ऑफ द रियलिटी, कि आपको राइटर की इमेजिनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती. जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर. तो ये मतलब उल्टा हो गया है कि समटाइम्स द जर्नलिस्टिक imagination far exceeds the writer's imagination. बिल्कुल. In today's day and age. मतलब एक वर्जन ऑफ ट्रुथ होता है. मुझे लगता है अशिता कि एक बीच का एक कोई है कोर which is the real truth होता है, मगर उसको हम देखना नहीं चाहते, उसको हम acknowledge नहीं करना चाहते, उसको हम एड्रेस नहीं करते. We just like to pile up our own theories and opinions on the real truth. I don't know when was the last time I sat with someone who would say dishonesty. Okay. Really, ये आपका experience ही है, definitely, that you're able to respond with all the fairness and with all the honesty. Yeah. Okay. Beautiful. Now, power in your writing, it feels less like authority and more like pressure. So, in your experience, does power corrupt people, or does it merely, expose who they already were? Power can definitely corrupt people. Definitely can, because as I said earlier आपके पॉडकास्ट में, मैं छोटे-छोटे आपको एग्जांपल्स देता हूँ, then you'll understand. अब जैसे आप सपोजिंग आप पीएम के प्लेन में जा रहे हो, ठीक है, तो यू आर पार्ट ऑफ द प्रेस पार्टी, द प्रेस एंटोराज, तो आप बैठे हुए हैं जी. आपको जो एक सर्विस वहां पर मिल रही है, और ये एयर इंडिया का स्टाफ ही होता है, आई थिंक, जो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, जो उसमें जाता है जी, वो आपको किसी और एयरलाइन में वैसे आपको कभी मिल ही नहीं सकती. मतलब आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. These are the overtly. तो पावर कम्स विद वेरियस, जिसे कहते हैं, इसकी अलग अलग सीढ़ी होती है. अब आप उस सीढ़ी पे चढ़ते जाएं, एक एक कर ऊपर चढ़ते जाएं, तो ऐसी नई चीजें आपको अनुभव करने को मिलेंगी. आपको and I mean in a good sense, I don't mean in a bad sense also. Those are legitimate perks of power, in terms of whether it is food, whether in terms of what you wear, in terms of the people you meet. सबसे बड़ी चीज ये होती है, सबसे बड़ा पावर का अट्रैक्शन क्या होता है, कि आप अपने तरह के लोगों को दुनिया भर में मिलते हैं. उसका भी एक नशा अलग ही होता है. अशिता, I can tell you that when you see two world leaders meeting together. अब जैसे अभी आजकल पिक्चर्स आ रही थी, हमारे प्रधानमंत्री पुतिन साहब को मिले थे, तो वो जो लेवल ऑफ मीटिंग, जब इंटरैक्शन होता है, यू सी दैट इज समटाइम पीपल विल गिव अ राइट आर्म अवे और अ लेफ्ट आर्म अवे, एज अ से, फॉर दैट काइंड ऑफ एन इंटरैक्शन. तो ये सब पर्क्स ऑफ पावर के हैं. बिल्कुल. तो ये अब हमारे लिए, फॉर कॉमन पीपल लाइक अस, अनुभव करना आसान नहीं है. बट आई कैन टेल यू, people like me who have observed these things, it is fascinating to see कि क्या चीजें और वहां पर हमारे यूनिवर्स में है, हमारे पूरे इकोसिस्टम में है, जो कि एट दैट लेवल ओनली ये लोग और अनुभव कर सकते हैं. Again, a very calculated and very fair response. Okay, thank you. Your work, it also suggests that intelligence agencies, they operate in moral gray zones, rather than patriotic absolute. Do you believe nations, they can afford idealism anymore, or realism? It has to permanently get replaced when it comes to ethics and global politics. बिल्कुल. I really have to compliment you, Ashita. You're asking all the wonderful questions today, which I haven't, not many people in other podcasts do. So again, compliments to you. Thank you, sir. Thank you very much. So Ashita, होता क्या है? You're right.
in operational matters, day-to-day running, all intelligence officers, और मैं spies नहीं बोलूंगा, spies is a very colloquial word, they are actually intelligence officers. They live what is called in a gray zone. और वो भी मैं आपको मतलब समझाऊंगा ग्रे जोन का क्या मतलब है जी. मगर ये कहना कि ये जो है ग्रे जोन में रहते हैं तो इसका मतलब उनकी मोरालिटी कोई नहीं है, आइडियलिज्म कोई नहीं है. देखिए, द वेरी फैक्ट दैट यू आर वर्किंग, लेट्स से आप अपनी इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे हैं, अपने देश की इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक आइडियलिज्म तो है ना कि आप देश के जिसे कहते हैं उसकी तरक्की के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यू आर वर्किंग फॉर दैट, सो दैट आइडियलिज्म इज मोर देन एनफ. बिल्कुल. मगर होता क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन एन इंटेलिजेंस ऑफिसर एंड लेट्स से एन आर्मी ऑफिसर और एन एयरफोर्स ऑफिसर इज that the armed forces officers will operate in a certain, in a certain manner which is prescribed to them. कि आपने अपने प्लेन में बैठना है, आपको उसको टेक ऑफ करना है, आपको अपने टारगेट करना है और आपको वापस अपने बेस में आना है. The intelligence officer doesn't operate like that. See, he can for instance, अगर जरूरत पड़े तो उसको अगर let's say अगर आपको उसको पाकिस्तान में जाना है तो he will go and he will disappear inside Pakistan. He will be like a sleeper agent. वहां पर बैठा हुआ है और जब राइट टाइम आएगा उसको एक्टिवेट करा जाएगा. जो इस मूवी में दिखा रहे हैं धुरंधर में, टू सम एक्सटेंट दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट फॉल्स. तो ये फिर एक ग्रे जोन हो जाता है. प्लस मोरालिटी भी एक, आप ग्रे जोन में आ जाते हैं. यू विल टेक शॉर्टकट्स, यू विल डू एनीथिंग पॉसिबल टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव बिकॉज ही ends justify the means in the intelligence game. That is why for people like me it's very fascinating कि ये लोग मतलब ये हमसे बहुत अलग तरह के हैं. इनकी सोच, इनकी थिंकिंग और इनकी ऑपरेशनल एबिलिटी ऑर्डिनरी इंसान से बहुत अलग होती है, बहुत अलग. So that's what I mean by saying gray zone. Beautifully put. बहुत बहुत अच्छे से आपने समझाया. Thank you very much, sir. Can I share a very interesting example? उससे आपके लोगों को और भी मजा आएगा, उनको समझ भी आएगा. Definitely, sir. Please. पहले बहुत दशक पहले there used to be something called the Soviet Union, जो जिसे आज रशिया हम कहते हैं. ठीक है ना? तो उस टाइम एक ग्रेट गेम होता था बिटवीन इंटेलिजेंस एजेंसीज बिटवीन अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन. अभी भी है, ये नहीं कि अभी भी है, मगर उस टाइम बहुत ही, और कोल्ड वॉर उस समय बहुत इंटेंस थी जी. तो एक पार्ट ऑफ द ग्रेट गेम वॉज कि आप इंटेलिजेंस एजेंट्स आप रिक्रूट करो ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ द कंट्री दैट यू, जैसे कि रशिया वुड, सोवियत यूनियन वुड लाइक टू रिक्रूट एन इंटेलिजेंस एजेंट लेट्स से फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन और फ्रॉम अमेरिका इटसेल्फ, कि मतलब उनको ज्यादा समझ है अपने देश के बारे में मगर उनको डबल एजेंट बना देते हैं. ठीक है. नाउ वुड यू बिलीव इट दैट द रशियंस, some of the best spies they recruited to spy for their intelligence agency, that is the KGB, they were British citizens who, and a lot of them were starting at Cambridge University. Cambridge जो दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में मानी जाती है, वहां से लोग रिक्रूटमेंट ये लोग करते थे. इनफैक्ट केम्ब्रिज बिकेम फेमस कि वहां पर जितने आपके सोवियत यूनियन के स्पाइज होते थे, कई लोग और बहुत पढ़े लिखे होते थे, एकेडमिक्स होते थे ये लोग जी, उनकी रिक्रूटमेंट होते थे. द मोस्ट फेमस केस इज दैट ऑफ अ पर्सन कॉल्ड किम फिल्बी. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आपको पता नहीं चलता. लोग सोचते हैं कि भाई कोई somebody जिसको पैसे की बहुत जरूरत है उसको रिक्रूट कर लेंगे तो उसको बॉर्डर के पार भेज देंगे. ऐसा नहीं होता. Some of these people are highly intelligent, they are very well read, they are extremely sharp. तो ये जो गेम है ये बहुत डिफरेंट लेवल्स पे खेला जाता है. जैसे ये जो पाकिस्तानीज भी हैं उनकी ISI है, दिस इज रिकॉर्डेड फैक्ट जो मैं आपको अब बता रहा हूँ. उन्होंने कई बार कोशिश करी है, जैसे हमारे टॉप साइंटिस्ट इसरो यहाँ से उनको रिक्रूट करने की बाय यूजिंग, देयर इज अनदर स्ट्रेटजी दे यूज व्हिच इज कॉल्ड द हनी पॉट स्ट्रेटजी. यानी कि आप मतलब आप एक फेक आइडेंटिटी में
किसी महिला का यूज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं टू ट्रैप, एंट्रैप कहते हैं पीपल फ्रॉम द अदर साइड। सो ये कोशिश हुई है। अभी ये केस हुआ था अभी, सम साइंटिस्ट जो कि ब्रह्मोस के जो मिसाइल्स हैं उन पे काम करते थे, तो उनको ट्रैप करने की कोशिश की गई थी। सो व्हाट आई मीन टू से इज, द पॉइंट व्हिच आई एम मेकिंग इज, ये दिस इज अ स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज। दे विल यूज, तभी मैं कहता हूं ये ग्रे जोन में आ जाता है। ग्रे जोन का मतलब है एथिक्स के हिसाब से देखें तो हम कहेंगे कितनी गलत चीज हो रही है कि मतलब आप अश्लीलता लोग कर रहे हैं या उसमें आप भाव में आ गए हैं। बट दीज आर द टूल्स एंड द ट्रेड ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज, ऑल ऑफ देम, दे ऑल ट्राई एंड डू द सेम थिंग। सर वही है ना कि कुछ भी किया वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी, है ना? कुछ भी। तो फिर हम उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं ये गलत था और ये सही था। वाकई में वो फिर इट्स अ ग्रे थिंग, वो फिर बिल्कुल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूके ने बहुत, यूनाइटेड किंगडम दैट इज इंग्लैंड ने बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंस ऑपरेशंस बनाए थे, जहां उन्होंने जर्मनी को पूरा जिसे कहते हैं चकमा दे दिया था बाय इंटेलिजेंस प्लान्स और अपने स्पाइस के थ्रू, बाय गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन। अब उसमें अगर आप कहें कि उन्होंने अब दे सक्सीडेड एंड जर्मनी वाज डिफीटेड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसमें एंड्स जस्टिफाइड द मीन्स, तो आप सब कहेंगे कि हाँ बिल्कुल ठीक हुआ, अच्छा हुआ। बट कभी कभी आप जिसे कहते हैं अगर आप अश्लील चीजें करवाएं, ये सब चीजें करवाएं, और बहुत चीजें होती हैं इंटेलिजेंस गेम में, तो बड़ा डिस्गस्टिंग लगता है। मगर फिर देन यू थिंक अबाउट इट कि मे बी इन द नेशंस, उनके नेशन के अच्छे के लिए, बेहतरी के लिए, मे बी इट वाज जस्टिफाइड, हु नोस। तो ये बड़ा एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। डिबेटेबल है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इट्स सुपर वंडरफुल टॉकिंग टू यू सर, बेहतरीन, बहुत अच्छा लग रहा है। Now sir, when you have seen nations rise, fracture, posture and threaten, often repeatedly, do you feel the world today is genuinely more dangerous or simply more honest about its dangers? I think both things are happening simultaneously. Let me explain it this way कि पहले एक जिसे कहते हैं एक पर्दा होता था, देयर यूज्ड टू बी एक जिसे हम कहते हैं कि थोड़ा बहुत लिहाज होता था, वी यूज्ड टू बी माइंडफुल of sensitivities of each other. I'm talking of countries. And आपके goals तो तब भी बहुत ही they were very straightforward कि आपके big powers always कि हमको अपना जो भी है it's our right of way, हमको करना ही करना है। मगर एक diplomatic language होती थी पहले, एक there used to be etiquette, proper the way you talk with each other. मगर आप आज देखिए आजकल क्या हो रहा है, मैं नेम्स नहीं लूंगा, मगर अब आप अमेरिका के राष्ट्रपति साहब जो हैं वो तो अपनी बात जो है बिल्कुल ही धड़ल्ले से बोलते हैं, जैसे भी वो मेरे को करना ही करना है, मेरे को आप ये करोगे, नहीं करोगे तो मैं ये करूंगा। तो देखिए ये चीज एक तो जिसे कहते हैं एक बहुत ही ब्लेटेंट अग्रेशन वो हो चुका है। द वर्ल्ड इज वेरी वेरी डेंजरस टुडे। मगर मैं ये कहूं कि इतना डेंजर पहले कभी नहीं था, लोग भूल जाते हैं। एक बहुत जबरदस्त एक वाक्य हुआ था, बट अगेन दैट वाज लॉन्ग लॉन्ग बैक इन द 1960s, उसे कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में था कि रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स वर विद क्यूबा तक पहुंच गए थे, और अमेरिका ने एक अल्टीमेटम दे दिया था कि जब तक आप हटाओगे नहीं तो वी विल अटैक क्यूबा। बल्कि वर्ल्ड वॉर होने का पूरा चांसेस बन गए थे बिटवीन यूएस एंड सोवियत यूनियन। तो पहले भी हो चुका है, मगर सर्टनली द वर्ल्ड इज अ वेरी वेरी डेंजरस प्लेस टुडे। कॉन्फ्लिक्ट्स तो लगातार चलते जा रहे हैं, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहे। सो यस, इट इज बोथ अब्रेसिव एंड डेंजरस एट द सेम टाइम इन टुडेज डे एंड एज। As someone who has chronicled the world's past and also imagined its possible future, what is the one misconception
younger generation, like जैसे अभी आपने बोला, the today's world, they have about geopolitics that you wish they would unlearn immediately? Yeah, a very pertinent question. It's a very, because I think अब जो भी हमें करना होता है, we have to keep the younger generation in mind. Yes. So yes, younger generation की कई चीजें बहुत ही wonderful. There are really good things which are inspiring in terms of, as I said, gender equality, in terms of environmental protection, in terms of equality. ये सब बहुत ही अच्छे, noble, these are good, ये ख्यालात अच्छे हैं. मगर मेरा तो खैर एक ही कहना है कि at the same time the younger generation should not be naive. आप भोले इनोसेंट नहीं बन सकते कि कई कंट्रीज की एक्चुअल हकीकत क्या है या उनके इरादे क्या है. बिकॉज समटाइम्स नेशंस, कंट्रीज विल डू थिंग्स टू यू to serve their own self-interest, which can be very, very tough, which can be very, very brutal at times. Conflicts तभी हो रहे हैं इतने सारे. तो अगर आप पूरे विश्व को, यंगर जनरेशन, एक ही मापदंड से देखेंगे, जैसे एक सेइंग है, कहते हैं लोग कि वी आर वन फैमिली, द यूनिवर्स इज वन, वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ अ फैमिली, सो द वैल्यूज हैव टू बी सेम. बिल्कुल, बहुत अच्छे ख्याल हैं, मगर प्लीज अंडरस्टैंड, कई लोग जो होते हैं, देर उनकी सोच बिल्कुल अलग होती है. दे विल गो टू एनी, वेदर इट इज रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, वेदर इट इज मिलिट्री एक्सट्रीमिज्म, वेदर इट इज कॉन्फ्लिक्ट एक्सट्रीमिज्म, वो किसी लेवल पर जा सकते हैं. उसका आपको ख्याल रखना चाहिए. यू शुड नॉट बी नाइव, यू शुड नॉट बी टू ट्रस्टिंग. ट्रस्ट बट वेरीफाई, दैट इज व्हाट आई से इन इंग्लिश. ये एक बहुत ही फेमस लाइन है जो कि यूएस के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन बोलते थे. सो इन टुडेज डे एंड एज ऑल्सो आई वुड टेल द यंगर जनरेशन, ट्रस्ट बट वेरीफाई. उसके बाद आप अपने जिसे कहते हैं, आप अपनी आइडियलिज्म रखिए. वो आइडियलिज्म के बिना ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, मगर एट द सेम टाइम बी रियलिस्टिक एज टू द इंटेंट ऑफ पीपल अराउंड यू. वाओ. My sister is sitting with me और मैं उसको बता रही थी कि पूरे कॉन्वर्सेशन में आप जो जो बोल रहे हैं, जो आपकी स्टेटमेंट है, it's giving me goosebumps. नहीं, ऐसा कुछ नहीं अर्चिता. दिस इज जस्ट एक्सपीरियंस, नथिंग एल्स. ऐसा कुछ नहीं है. सर, एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हो और जो जिस तरह मैं उसे समझ पा रही हूँ, ये सच में जान करना, मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे बहुत कुछ नहीं पता, और जितना मुझे पता था वो और बहुत अच्छे से आपने मुझे एक्सप्लेन कर दिया. ये मतलब मेरे लिए एक महज पॉडकास्ट तो नहीं रहा. So I think your questions are wonderful, Ashlita, and you are a thinker. I can see that very, very clearly. जिसे कहते हैं कि आधे घंटे में अनुमान हम लगा सकते हैं एक दूसरे के बारे में. You are a thinker, you have some wonderful questions, so keep it up. I mean, that's very good. See, देखो, एक और होती है, पोजिशनिंग होती है. जो तुम्हारे पॉडकास्ट की फिर जो पोजिशनिंग होगी ना, वो एक मोर इंटेलेक्चुअल, डीपली लेयर्ड पोजिशनिंग आप बना रहे हैं, which is very, very good. I haven't seen too many people who are doing this. So this is wonderful what you're doing actually. Thank you very, very much, sir. Coming from you, ये बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, and thank you very much. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. Okay, sir. Almost nearing the end of the podcast. Sure. I guess I'm going too far with this question, but this is what I genuinely wanted to ask. Now, when history it finally judges this era, what do you think it'll misunderstand most about the choices being made today, especially around nuclear power and national security? See, history will be unforgiving if जो इंटेंट से आपने एक चीज करना चाहते थे और उसके जो मतलब जो it ended up harming not only the present generation but the future generations.
Because at the end of the day, as I said in the beginning also, the ends have to justify the means. जी अगर आपने जो भी आपने एक्शन लिए, जो भी आपने हरकत की, जो भी आपने इनिशिएटिव्स लिए, if it ends in the goodwill, in the development, in the health, and in the overall goodness of the your country, of the generations, of even the future generations, then fine, it was worth it. हो सकता है कि कहीं morally शायद unacceptable कई decisions आपके हो सकता है, मतलब मैं वो नहीं कहूंगा, but as I said, the ends have to justify the means. मगर अगर आपकी कम्युनिटी, आपके कंट्री, आपके लोगों को उससे क्षति पहुंचती है, हानिकारक होता है, उनकी डेवलपमेंट में बाधा आती है, उनकी पोजीशनिंग इन द वर्ल्ड बहुत ही वीक हो जाती है, देन इट वाज नॉट वर्थ इट. इट्स एज सिंपल एज दिस. सो वी नीड टू रिमेंबर, बिकॉज एक चीज और होती है आशिता, इसे एक अंग्रेजी का शब्द होता है, उसे कहते हैं रियल पॉलिटिक. एक्चुअली इट्स नॉट एन इंग्लिश वर्ड, आई थिंक इट्स आइदर अ फ्रेंच और अ जर्मन वर्ड. रियल पॉलिटिक का मतलब है रियल पॉलिटिक्स, कि असल में जो पॉलिटिक्स का मतलब क्या है. असल में पॉलिटिक्स का मतलब है कि आपके लोगों, for the betterment of your people. That is what a politician is supposed to do. That is what a leader is supposed to do. But that is what the CEO of a company is supposed to do. So if ends well, then it's all good. But अगर चीजें ठीक नहीं हो रही और लोग सफर कर रहे हैं, तो then सब व्यर्थ है, सब नाकाम है. It is not worth anything at all. That's the way I look at it. wow. So it's all about perspectives. Knowing yours, this is wonderful for me. No, totally my pleasure, Ashita. I also enjoyed the conversation a lot. Beautiful. Because एक चीज होती है ना, क्वेश्चन आंसर्स तो हम लोग सब करते ही रहते हैं, हम बातचीत करते रहते हैं, वी आर ऑल इन द कम्युनिकेशंस गेम. बट एक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन भी होती है वे you are forced to think, and then you draw upon either your experience, your knowledge, or whatever. तो उसमें मजा भी आता है, honestly. And this is one of those deeply layered conversations which I think I've really enjoyed. So I have to thank you for giving me the opportunity. मतलब मैं तो अभी जितना आपसे मेरी बात हुई है, मैं वही प्रोसेस कर रही हूँ बस, सच में. Okay. बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, बहुत बहुत अच्छा लगा. No, totally my pleasure. Totally my pleasure. Best of luck to you, your podcast. और आप जिसे कहते हैं, as younger people, go right to the top. Don't be afraid. मतलब जिसे कहते हैं ना, एक शब्द होता है, क्या कहते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करो. Always, never ever. See, a lot of people क्या होता है कि वो ना बीच में कई लोग डर जाते हैं कि मेरी एस्पिरेशन थे, मैंने पूरा नहीं करा, आई रिग्रेट. सो मैं तो लोगों को यही कहता हूँ, भाई देखो, whichever way, जो भी आपके अंदर के डिजायर है उसको पूरा करो. गो एंड गेट इट. देयर इज नथिंग बेटर देन दैट. वो नाइकी की फेमस लाइन है ना, जस्ट डू इट. आप करो, वो बेस्ट है. Thank you very, very, very much. This was the best till now. I'm feeling really grateful to Miss Chaya as well that she asked me for this. मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा लगा. No, totally my pleasure, Ashita. And hopefully we'll connect again. मतलब कभी भी आपको कोई दोबारा पॉडकास्ट या कुछ इंटरेस्टिंग और टॉपिक कोई और होगा, we will definitely do it again. बिल्कुल. So बिल्कुल. I look forward to that. Yeah. Thank you, sir. Thank you very much.